हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं अवनीश त्रिपाठी और आज हम करने जा रहे हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कक्षा 6 से 12 तक के सभी विषयों के सभी चैप्टर्स का डिटेल स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यानी आपको इसके लिए किसी भी सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नहीं बोला जाएगा। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़ के सभी सब्जेक्ट, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो या सीबीएसई से बिलोंग करते हो, हिंदी माध्यम में सभी विषयों के सभी पाठों का विस्तृत चर्चा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटीज के सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके अलावा इनसे संबंधित जो बहुविकल्पी या एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनको देख सकते हैं और अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के जो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है, इस चैप्टर से रिलेटेड और साथ में जो सीटी वाली जो पूरी विचारधारा थी उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं, जिससे एक जल्दी से क्विक रिवीजन जैसा भी हो जाएगा चैप्टर का और आपको परीक्षा में भी आंसर्स लिखने में या एमसीक्यू बनाने में आसानी मिलेगी। तो आइए देखते हैं पहला एमसीक्यू। तो पहला है कि किस वर्ष तक यूरोपीय देशों ने, अब देखिए थोड़ा सा ये वैचारिक रूप से स्पष्ट करने वाले ये है, किस वर्ष तक यूरोपीय देशों ने अपने अर्थव्यवस्था यानी जो उनकी इकोनॉमी थी उस पूरे इकोनॉमी में किस वर्ष तक उन्होंने ये देखा, ध्यान से समझिए, कि यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था। जिन पर क्या था? जिन पर यूरोप खड़ा था। यानी जो उनकी अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था में होने वाली वो कमियों को देख रहे थे और जो उनकी विचार थे, जिन विचारों को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, उन विचारों को भी, व्यवस्थाओं को भी ध्वस्त होते हुए उन्होंने देखा था। तो वो कौन सा सन था? कहने का मतलब यह है कि यूरोप के ज्यादातर जो देश थे वो लोकतांत्रिक विचारधारा वाले को सपोर्ट करने के, खास करके ब्रिटेन जो आगे चल रहा था वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाला देश था। अर्थव्यवस्था उन्होंने ठीक बना ली, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते होते उनकी जो वैचारिक कह सकते हैं कि बुलंदी थी और अर्थव्यवस्था के तौर पर भी उनकी जो कमजोरी है वो पूरी तरह सामने निकल कर आ गई। तो वैचारिक बुलंदी भी नीचे आ गई और अर्थव्यवस्था के मामलों में भी वो बिल्कुल नीचे कमजोर हो गए और ज्यादातर देश अमेरिका के पीछे चले गए। तो किस वर्ष तक ये सब मामला देखने के लिए उनको मिल गया? वो मिल गया सन 1945। तो 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते यूरोप के ज्यादातर देशों ने क्या किया? अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी भी झेल ली और वैचारिक रूप से भी वो सारी व्यवस्थाएं उनकी ध्वस्त होती हुई नजर आ गई। और इसीलिए फिर उनको मजबूरी में कुछ एक आध देश साम्यवाद के साथ यूरोप संघ में और कुछ देशों को अमेरिका के पीछे पूंजीवादी या संघ में जाना पड़ा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको ध्यान रखना है। 1945 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते और जब शीत युद्ध शुरू हुआ। अगला एक महत्वपूर्ण पाठ कि खुले द्वार की नीति से किस देश ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ठीक है, मैंने बार बार आपको इस चीज का जिक्र किया है, क्या? बाजार स्टालिनवाद। ठीक है, बाजार स्टालिनवाद जो आया, इससे क्या हुआ? इससे खुले बाजार की नीति आ गई कहां पे? चीन में भी। और चीन ने क्या किया? इस नीति का फायदा उठाकर एक अद्भुत रूप से अपना आर्थिक विकास किया। उन्होंने ये प्रयास किया कि एक सशक्त नौकरशाही यानी कि सशक्त रूप से सरकार या राज्य का नियंत्रण भी रहे सरकार पे, पूरी अर्थव्यवस्था पे, लेकिन उन्होंने निजी उद्यम को थोड़ा बढ़ावा दिया। दुनिया भर से जो उन्होंने एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी बना रखी थी कि हम बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे या किसी से व्यापार नहीं करेंगे, उसमें ढील दी गई, उदारवादी नीतियां बनाई गई। जो पूंजीवादी देश थे उनके साथ एक तरह का उन्होंने एग्रीमेंट या समझौता करना भी धीरे धीरे शुरू कर दिया था। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 1972-75 तक अमेरिका के साथ द्विपक्षीय सहयोग भी शुरू होने लगे थे और पहले अमेरिका से दूरी बना के रखा हुआ था। तो खुले द्वार की नीति से जिस देश ने सबसे अद्भुत प्रगति की वो बना चीन। तो चीन का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। और जब सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों की बात हो रही थी तो हम चीन का उदय ही पढ़ रहे थे, तो चीन के उदय के संदर्भ में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सार्क अथवा दक्षेस क्या है? अब देखिए, जब सत्ता का वैकल्पिक केंद्र हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने दो तीन चीजें डिस्कस की थी। जैसे एक हमने किया था आसियान, जिसके 10 सदस्य हुए। फिर हमने यूरोपियन यूनियन है कि यूरोपीय संघ की चर्चा की थी। अब इसी में एक सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, दक्षिण एशिया देशों का एक समूह है जो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए चलता है। तो यह एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है। ठीक है, और ये क्या करता है? इसमें भी मुख्यतः पहले 7 मेंबर थे, बीच बाद में 2007 में अफगानिस्तान जुड़ गया तो 8 सदस्य इसके हो गए थे। इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू यानी नेपाल में।
काठमांडू नेपाल। ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर था। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारे देश जो है, मालदीव्स, ये सारे देश इसके सदस्य हैं। और ये क्या है, इसको दक्षेश भी कहा जाता है क्योंकि दक्षिण एशिया देशों से संबंधित है, इसलिए दक्षेश कहा जाता है। दक्षेश का मतलब दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है। तो यह एक दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ को कहा जाता है। तो ये सार्क इसलिए आपसे संबंधित एक प्रश्न आया क्योंकि आसियान आप पढ़ रहे हैं, जो ये भी एशिया का ही एक समूह है और विकल्प के रूप में केंद्र बना, तो इससे मिलता जुलता एक सार्क भी है। ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि सार्क जो है इसका सदस्य भारत है, लेकिन आसियान का सदस्य भारत नहीं है। इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दक्षेश या सार्क क्या है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की व्यवस्था किया गया। अब आपको मैंने बताया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब एक तरफ यूरोपीय संघ, जब एक तरफ जो सोवियत संघ है वो जब प्रसार करना चाह रहा था साम्यवादी व्यवस्था का पूरे यूरोप में, उसी समय प्रयास ये चालू था अमेरिका का कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसका प्रभाव जो है वो यूरोप में पड़े और साम्यवादी खींचतान न हो पाए ज्यादा। तो इसके लिए उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने कहा कि हम 5 अरब 30 करोड़ डॉलर की सहायता प्रदान की, विशेष करके यूरोपीय देशों को, और उसमें भी पूरे यूरोप के लिए योजना थी, ज्यादातर पश्चिमी में लागू हो पाई। 5 अरब 30 करोड़ डॉलर की एक आर्थिक असिस्टेंट यानी कि आर्थिक मदद प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। और उसके थ्रू ये कोशिश किया गया कि जितने देश कमजोर पड़ चुके हैं, क्योंकि जब मैं आपको शीत युद्ध के कारण बता रहा था तो मैंने आपको समझाया था कि शीत युद्ध में जो 2 महाशक्तियां बन के उभरी, उसका एक प्रमुख कारण यह भी रहा कि बड़े शक्तियों का कम हो गया संख्या, यानी फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ये बेल्जियम, ये जो देश थे, ये देश अपने आप में बहुत कमजोर पड़ गए। तो उन्हीं देशों को, और छोटे छोटे यूरोपीय कंट्री थे, उन देशों को विकास को बढ़ावा देने के लिए, उन देशों में और विकास तेजी से करने के लिए अमेरिका ने मार्शल योजना लॉन्च किया, और उसके थ्रू एक जो महत्वपूर्ण संगठन बना वो बना यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ईईसी बेसिकली था। ठीक है, तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ये ध्यान रखिएगा, इसका सीधा जो है संबंध मार्शल योजना के साथ माना जाता है। इसके अलावा आसियान वे या आसियान शैली क्या है, ये मैंने जब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कर रहे थे या लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था। आसियान वे और आसियान शैली क्या है, कई बार ये वे से लोग रास्ते का मतलब निकाल लेते हैं। तो ये कुल मिलाजुला कर क्या है, एक तरह का तरीका है काम करने का आसियान का, अनौपचारिक इनफॉर्मल रूप से जैसा वो काम करता हुआ दिखाई पड़ता है आसियान, उसका एक तरीका है। तो आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और संयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। क्या है, जो आसियान के सदस्य हैं, कितने, 10। ठीक है, इन जो 10 सदस्य हैं, इसके जो, और इसकी आसियान का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें, इसका कहां पे है हेडक्वार्टर, इसका है जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का क्या है, हेड ऑफिस है। कब बना ये आसियान, 1967। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। तो आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और संयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है क्या, आसियान वे या आसियान शैली। ठीक है, ध्यान रखिए। और इन्होंने जो 3 रूप से मुख्य स्तंभ बना रखे हैं, उसमें उनका सैन्य जो रक्षा के प्रति है, संस्कृति के प्रति और आर्थिक के प्रति है, ये 3 मुख्य उनका उद्देश्य, उनका स्तंभ है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सन 1978 में ओपन डोर की नीति किसने चलाई, कई बार हम कर चुके इस बात को, लेकिन अब नेता की बात आएगी, कौन सा नेता अगुवाई कर रहा था, लेनिन ने, मार्क्स ने, देंग शाओपिंग ने, या इनमें से कोई नहीं। तो जब तक माओ काल था चीन में, तब तक तो संभव नहीं था। उत्तर माओ काल में हमने खुले बाजार की नीति देखी, या हमने ओपन डोर जो पॉलिसी है उसको देखा, तो उस समय उसका नेतृत्व कर रहे थे देंग शाओपिंग ने, और ये इसका सही जवाब है। तो 1978 के बाद ओपन डोर की नीति इन्होंने बनाई, और अद्भुत रूप से उसके बाद विकास चीन का देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जिस पर आप ध्यान रखेंगे। यहां पर देश नहीं पूछा था, यहां पर नेता पूछा था कि कौन सा नेता उसको अपनाने में कारगर भूमिका अपना रहा था। अगला प्रश्न, हाँ, विश्व राजनीति में
विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था कब समाप्त हुई? तो विश्व राजनीति में जो दो ध्रुवीय व्यवस्था है वो समाप्त कब होती है? जब एक ध्रुव अपने आप गिर जाता है। जब दो ध्रुव कौन कौन से थे? बाइपोलैरिटी किनके किनके बीच में थी? तो एक थी यूएसए और एक थी, ये लास्ट डिवीजन है, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। ठीक है, और ये जो सोवियत संघ और यूएसए ये जो दो धुरी बनी हुई थी, तो 1990 आते आते क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया। कौन सी घटना महत्वपूर्ण हुई? सोवियत संघ विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर लेड टू द डिक्लाइन ऑफ कोल्ड वॉर, है ना। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ तो यूएसएसआर अपने आप में बिखर गया, जो 15 देशों का समूह था, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो वर्चस्व इसका स्थापित हो गया। इसलिए अब यूनिपोलैरिटी हो गई, बाइपोलैरिटी यानी दो ध्रुवीयता समाप्त हो गई। तो ये देखने के लिए मिला 1990 में। ठीक है, सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव नेता थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने दो सुधार वहां पे अपनाए। वो ऐसे सुधार थे जो कहीं ना कहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ ले जा रहे थे। तो जो साम्यवादी विचारधारा पर अर्थव्यवस्था को चलाने की पूरी प्रक्रिया थी वो अपने आप में नीचे आ गई, और जो वैचारिक टकराव था दोनों देशों में बचा ही नहीं, और बाकी के देश जो घुटन महसूस कर रहे थे अब सोवियत संघ के अंदर, उन्होंने भी छोड़कर अलग होने का निर्णय ले लिया। तो इस कंडीशन में विश्व राजनीति में जो दो ध्रुवीय व्यवस्था थी वो 1990 आते आते समाप्त हो गई। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात थी जिसको और आपको ध्यान रखना है। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में आसियान का उदय किस रूप में हुआ? एक दमदार शक्ति के रूप में, सामान्य रूप में, शांतिपूर्ण एवं सहकारी व्यवस्था के रूप में। ठीक है, तो यूरोप में यूरोपीय संघ की, एशिया में आसियान का उदय कैसे होगा? देखिए, यूरोप में यूरोपीय संघ था और एशिया में आसियान, दोनों कैसे थे? एक दमदार शक्ति के रूप में, शांतिपूर्ण और सहकारी व्यवस्था के रूप में। किस रूप में आपको देखने के लिए मिलता है? तो शांतिपूर्ण और सहकारी व्यवस्था के रूप में। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दमदार शक्ति के रूप में तो ये बाद में निकल कर आए, उनको अपने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करना था। सबसे मुख्य काम क्या था? शांतिपूर्ण और सहकारी व्यवस्था के रूप में। सहकारी व्यवस्था यानी कोऑपरेटिव नेचर, यानी पीसफुल एंड कोऑपरेशन। ये जो दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, इस पे ज्यादा इनका फोकस रहता है। क और ग होना चाहिए यहाँ। खैर, इस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, आपका मुख्य आंसर ये है। तो यूरोप में जो यूरोपीय संघ था और एशिया में जो आसियान है, ये शांतिपूर्ण और सहकारी व्यवस्था के रूप में निकलकर सामने आए। ठीक है, बाद में दमदार शक्ति के रूप में वो आप कह सकते हैं कि रहेगा। ठीक है, किसका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव जबरदस्त है? सोवियत संघ का, यूरोपीय संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, इनमें से सभी। अब ध्यान से समझिए, किसका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव जबरदस्त है? ठीक है, सोवियत संघ का विघटन अब हो चुका है, लेकिन प्रभाव की अगर आप बात करें तो सोवियत संघ का भी अपना आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक बहुत ही विशाल इनका प्रभाव था। दो ध्रुव में एक ध्रुव ही आपस में बना हुआ था। यूरोपीय संघ की तो हम बात कर ही रहे हैं कि महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ कहते हैं, इसका भी अपना आर्थिक प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव है, कूटनीतिक प्रभाव है और सैन्य प्रभाव भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी पीस कीपिंग फोर्सेज आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ लेकर चलता है। ठीक है, तो इसमें इनमें से सभी को हम मान सकते हैं कि ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण पावर, एक ऐसे संस्थाएं हैं या ऐसा केंद्र हैं जिनका एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पूरी विश्व की राजनीति में। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन जब था तो इनका भी आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक, सैनिक प्रभाव सब कुछ देखने के लिए मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया? सोवियत रूस, यूरोस, भारत, अमेरिका। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1949 में। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? यूएसए। ठीक है, और ज्यादातर देश यूरोप के शामिल थे। तो किसने अच्छा, इसमें क्या इसके संविधान में लिखा गया कि अगर किसी भी एक देश पर अगर हमला किया जाता है, जो नाटो के सदस्य थे, इसमें से अगर किसी भी एक देश पर कोई हमला करता तो उसको सभी देशों पर हमला माना जाएगा। और ये नाटो मुख्यतः रूप से बनाया गया जब बर्लिन में घेराबंदी की गई। बर्लिन की घेराबंदी हो गई, दीवार भी बन गई थी। तो बर्लिन की घेराबंदी के बाद अमेरिका को लगने लगा कि सभी देशों का एक संगठन यूरोप में भी बनाना जरूरी है और सैन्य संगठन जैसा वो काम करे, ताकि कोई भी अगर इस पर हमला करने की सोचे तो वो इस संगठन से डरे। तो नाटो इस रूप में देखने के लिए बाहर आया और नाटो की जो अगुवाई की थी या इसका जो व्यवस्था को जो जन्म दे रहा था वो अमेरिका था। ठीक है, तो ये बाद में इसके प्रत्युत्तर में भी संगठन हुए और सोवियत संघ ने भी वार्सा पैक्ट और इस तरह की चीजें दिखाई दी जिसको हमने डिटेल में किया है। तो इस प्रश्न में है कि किसने नाटो को के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया, तो उसमें अमेरिका इसका सही उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए। जाहिर सी बात है, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन होगा? भारत होगा। तो सार्क में जो और
आपको बताया 7 एक 8 देश हैं। तो भारत है, ठीक है, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, अफगानिस्तान, भूटान, ठीक है। तो ये जो देश हैं, ये सारे देश क्या हैं, सार्क के मेंबर्स हैं, और इसमें से सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है, ठीक है। तो ये कुछ देश हैं जिसमें से सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। और भारत का जो ज्योग्राफी है, इसका जो भूगोल है, इसकी अर्थव्यवस्था, इसका सब कुछ इन सभी देशों से बेहतर है। तो सार्क के सबसे बड़े देश का नाम अगर आप देखेंगे तो ये भारत इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना 1985, हेडक्वार्टर कहां, काठमांडू, ठीक है, अभी मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या, आप ये पूछ सकता है, छोटे छोटे आपके जनरल नॉलेज के भी सवाल के तौर पे काम आता है। यूरोपीय संघ को आपने इतना डिटेल में पढ़ा है तो ये अभी आपको जानना चाहिए। तो 12 कुल इसमें सितारे हैं, और यूरोपीय संघ में कुल सदस्य जो है वो 27 हैं। पहले इसमें 28 हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटेन ने इसको छोड़ दिया, ठीक है। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो एक बार फिर चीन इसमें सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था का पूरा विकास इसी नीति पर हुआ था, इसलिए बार बार इस चीज को समझना, डिस्कस करना आवश्यक बन जाता है। तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी बाजार स्टालिनवाद के द्वारा। मार्च 1957 में किस संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ के गठन में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय यानी कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया गया। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा रोम की संधि, ठीक है। तो रोम की संधि 1957 में हुई, ठीक है। और इसी संधि के बाद क्या हुआ, फिर यूरोपीय संघ का एक तरह से न्यू भी पड़ा था उसमें, जिसको हम कहते हैं कि न्यू जैसा काम किया था इसने। तो मार्च 1957 की संधि, रोम की संधि के बाद एक तरह से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय, इन दोनों का गठन हुआ था। तो इसका महत्वपूर्ण भाग था। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे स्टूडेंट्स, जिनको हमको चर्चा करनी थी और जिनके माध्यम से आप पूरे चैप्टर को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। जहां जहां जिन पार्ट्स पर आपको लगता है कि और काम करने की जरूरत है, आप जरूर उसको रेफर करिए, प्रीवियस वीडियोस देखिए और इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी 6 से 12th क्लास के सभी बच्चों के लिए फ्री, बिल्कुल 100% मुफ्त स्कूल शिक्षा लेकर आया है, जहां आपको किसी भी पार्ट को पढ़ने के बाद कोई अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है सभी चैप्टर्स के लिए। और इसको और सुगम बनाने के लिए www.magnetbrains.com के हमारी वेबसाइट पर सारा क्रमवार तरीके से वीडियोस आपको हर चैप्टर वाइज उपलब्ध मिल जाएगा। और आप प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड करके वहां से भी ये पढ़ाई कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को। तो अगली कक्षा में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, जहां पे क्विक रिवीजन और उनका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और MCQs भी देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।